टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से रिलेटेड। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर को पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बॉर्डर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया आपका जो पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक का है, क्लियर। दूसरा हो गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाली हो गई आपकी ऑरेंज कलर की लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक ऊपर का सियाचिन वाला एक पार्ट है जो मैं आपको भी समझाऊंगा। ये टोटल बॉर्डर आपका करीबन 3323 किलोमीटर का है, जिसमें एक रेड क्लिफ लाइन थी। जो एक ब्यूरोक्रेट थे रेड क्लिफ, उन्होंने आज़ादी से पहले क्या किया था कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बॉर्डर कमीशन बैठा था कि बॉर्डर क्या रहेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ रेड क्लिफ को अपॉइंट किया गया था और उन्होंने लाइन खींची थी। ऐसा तो कहते हैं कि ये रेड क्लिफ पहली बार इंडिया आए थे और इनको बॉर्डर पे लाइन खींचने के लिए बोल दिया, और गर्मी इतनी थी कि ये बॉर्डर पे इन्होंने विजिट भी नहीं किया, पेपर पे ही मतलब मैप पे ही इन्होंने लाइन खींच दी अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस करके, जो कि बहुत ही अब्रप्ट थी लाइन। एनीवेज इसके डिस्कशन में तो हम नहीं जाएंगे। रेड क्लिफ लाइन आपकी इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है, और क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तानी था, ईस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया बांग्लादेश के लिए भी जो लाइन है वो भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जानी जाती है। तो ये जो रेड क्लिफ लाइन थी, ये आप देखो तो ये गुजरात से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक है, वो करीबन है 2308 किलोमीटर की। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के एलओसी की बात करें तो एलओसी की लाइन जो ये ऑरेंज वाली लाइन थी अब रेड हो गई है, ठीक है, ये एलओसी वाली लाइन आपकी है करीबन 776 किलोमीटर की। ये डाटा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी मतलब बिल्कुल दिमाग में थोड़ा आइडिया रखो कि ज़्यादा कौन सी है कम कौन सी है। और एक सियाचिन वाली जो बॉर्डर है, सियाचिन वाला जो बॉर्डर है वो करीबन है आपका 110 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ऊपर की तरफ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक तरफ तो कश्मीर की तरफ इतने ठंड वाला एनवायरनमेंट है, और नीचे अगर हम देखें तो थार डेजर्ट में बिल्कुल रेगिस्तान वाला एनवायरनमेंट भी है। इंडिया का जो है और अपना जो है पाकिस्तान, इसका बॉर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा टेरेन और इसका टोपोग्राफी एक्सट्रीम यूनिक हो जाती है, क्लियर। अब आ जाते हैं 3 तरीके की कैटेगरीज में जो हमारी लाइंस किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो रेड क्लिफ लाइन मैंने आपको बता दी, गुजरात से लेकर के जेएनके तक, जो एक अपना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन डिवाइड कर रही है। और ये लाइन ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, डिमार्केटेड है, यहाँ पर डिस्प्यूट बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है लाइन में। दूसरा है एलओसी, सीज फायर लाइन, ये आपकी रेड कलर से डॉटेड करके यहाँ पर दिखाई हुई है, ये है आपकी एलओसी। एलओसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आपको जेएनके मिलिटेंसी वाला जो टॉपिक था मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने पश्तूनी ट्राइब्स को लेकर के इंडिया पर अटैक कर दिया था। वो इंडिया में अंदर तक घुसते चले आए थे। जब पाकिस्तान अंदर घुस गया तो उसके बाद जो यहाँ पर हरी सिंह जो राजा थे, मैं आपको ये कहानी ऑलरेडी सुना चुका हूँ, बस एक लाइन में अगर मैं बताऊँ तो हरी सिंह जो राजा थे उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत इंडिया की जो मिलिट्री थी वो भी यहाँ पर आ गई थी इसको एरिया को डिफेंड करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुई तो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में उठा दिया था, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा सबसे पहले तो लड़ाई को बंद करें। सीज फायर नाम के आपका एग्रीमेंट साइन हुआ और जो जहां बैठा था वो वहां बैठ गया। अब इस वजह से क्या है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो गई, जहां पर जो जहां है वो वहां सीज फायर करके बैठा हुआ है। इसकी वजह से ये एलओसी क्रिएट होती है, क्लियर। तो एलओसी क्या है, एलओसी कैसे लाइन बनी, क्या इसकी हिस्ट्री थी, आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो जेएनके वाला मिलिटेंसी वाला टॉपिक को रेफर करें। अब तीसरी लाइन है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एजीपीएल। ये लाइन है आपकी सियाचिन में। ये देखो, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ जो दिख रही है, दिस इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअली में क्या है कि NJ9842 ये नाम का एक लोकेशन है, और इधर है काराकोरम पास। तो अगर इस लाइन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो पाकिस्तान का ये मानना है कि वो काराकोरम पास तक, यहाँ तक सियाचिन का एरिया पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया ये मानता है कि नहीं, NJ984 से लेकर के ये जो ऊपर का टॉप पॉइंट है जिसे इंदिरा कोल कहते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो हो गया, इंदिरा कोल तक ये लाइन सीधी जाती है। ये कन्फ्लिक्ट है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कि इस लाइन का डिमार्केशन क्या होगा, और सियाचिन वाला जब इशू पढ़ेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा आपको दोबारा से। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये एक लाइन जो सियाचिन वाली है ये कन्फ्लिक्ट में है, अभी इसका कंट्रोल इंडिया के हाथ में है, इस रीजन का जो है पूरा का पूरा। बट 3 तरीके के ये डिमार्केशंस आपको पता होने चाहिए, एक रेड क्लिफ लाइन, एक एलओसी सीज फायर लाइन, और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
ये 3 बॉर्डर इश्यूज हो गए पाकिस्तान के। अब एक इशू और है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता, दैट इज सर क्रीक डिस्प्यूट। 1968 में एक ट्राइब्यूनल बैठा और उस ट्राइब्यूनल ने गुजरात के कच्छ वाले एरिया पर डिफाइन किया कि पाकिस्तान की लाइन कौन सी है और इंडिया की लाइन कौन सी है। और ये बिल्कुल ना परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर खींची गई 90 डिग्री एंगल पर, और ये बताया गया कि अब फाइनल ये लाइन रहेगी, ये एरिया इधर का पाकिस्तान का है, ये इधर का इंडिया का है। लेकिन ये जो बॉर्डर पर, ये जो बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल बैठा, उन्होंने ये जो रीजन था, ये जो टाइडल एस्चुरी है, क्या है ये, एक टाइडल एस्चुरी, इस पर अपनी सहमति फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला और ये आ गया रीजन अब कन्फ्लिक्ट में। 96 किलोमीटर की ये क्या हो गई, आपकी टाइडल एस्चुरी हो गई। इसमें जो कन्फ्लिक्ट है वो आप देखो, गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है और पाकिस्तान का अपना प्रोविंस है जहां पर ये कन्फ्लिक्ट है। तो इसकी तो सबसे पहले लोकेशन आ गई आपके दिमाग में, क्लियर हो गई, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान कहता है भाई ये जो सर क्रीक लाइन है ना, ये लाइन अपनी ग्रीन कलर वाली है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखा रखी है यहाँ पर, इसके इधर जो है अपना एरिया पाकिस्तान का हो गया। लेकिन इंडिया कहता है नो नो नो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया मानता है मिड चैनल वे ऑफ डिवीजन को, ठीक है। ये अगर आप नाम लें तो ये इस तरीके का थालवेंग डॉक्ट्राइन था एक, ठीक है। ये इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है जो ये कहता है कि जब भी कोई रिवर डिस्प्यूट होगा, है ना, अगर कोई बाउंड्री है, रिवर की बाउंड्री है दो कंट्रीज के बीच में, तो आपको जब डिवीजन करना है इसके बीच में, तो दोनों कंट्रीज की सहमति से इस मेन करंट के बीच की जो लाइन होगी वो बॉर्डर फाइनल हो जाता है। पाकिस्तान ये कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मिड चैनल होता है नॉन टाइडल रिवर्स के लिए, ये जो डॉक्ट्राइन है ये तो नॉन टाइडल रिवर्स के लिए है, पाकिस्तान का कहना है। और पाकिस्तान कहता है भाई हमारी जो सर क्रीक है वो तो टाइडल एस्चुरी है, तो ये वाला डॉक्ट्राइन तो अप्लाई नहीं होता। इंडिया का क्लेम है कि नहीं, डॉक्ट्राइन तो ये वाला अप्लाई होना चाहिए, मिड चैनल से हम जो है क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और इंडिया रेड कलर की जो ये लाइन यहाँ दिख रही है इसको मानता है, पाकिस्तान ग्रीन कलर की लाइन को मानता है और पूरी क्रीक को अपने अंडर लेना चाहता है। इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मतलब इंडिया को ये एरिया देने में इश्यूज़ क्या है। सबसे पहला इशू तो ये है कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है एक, आपको ये बात पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। अगर इंडिया ने इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कंसिडरेशन अगर किया और ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन को मान लिया कि चलो पाकिस्तान को दे देते हैं एरिया, तो 250 स्क्वायर माइल्स का एरिया इंडिया के हाथ से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का चला जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन होता है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में आपको पता है टेरिटोरियल रीजन है, यहाँ तो हक किसका है, कंट्री का ही है। इसके बाद एक कंटिगुअस जोन होती है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक है इंटरनेशनल स्पेस के अंदर, और यहाँ तक अगर किसी कंट्री का वहाँ पर क्या होता है, हक होता है। किस तरीके का हक होता है कि जो भी मैराइन रिसोर्सेज हैं उसको वो क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, उस पर अपना हक जता सके। अब जितने भी यहाँ पर मैरीन रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैसेज है, इस पर किसका कंट्रोल चला जाएगा, पाकिस्तान का कंट्रोल चला जाएगा अगर इंडिया ने इस सर क्रीक लाइन को छोड़ दिया तो सबसे पहला तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का अपना इशू है, भाई जो वहाँ पर जो ऑयल है, गैस है, ये सब अपने हाथ से चला जाएगा। दूसरा भाई फिशरमैन मिजरी, ये एरिया ऐसा है जहाँ मछलियाँ बहुत सारी हैं। अब फिशरमैन आते हैं वहाँ पे मछलियाँ अपनी पकड़ते हैं, और अगर हमने ये एरिया पाकिस्तान को दे दिया तो अपने मछुआरों का क्या होगा, उनको खाना कैसे मिलेगा। एनर्जी का रिसोर्स तो मैंने बता ही दिया, ऑयल एंड गैस तो वहाँ पर क्या है, प्लेंटीफुल है, अवेलेबल है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, ये सब अपने हाथ से चले जाएंगे। इसके अलावा ये जो एरिया है ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। आपको पता है कि इधर है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट क्या है आपको पता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का एरिया है जो एक इस तरीके से क्रिसेंट, चांद की जैसा शेप है, हाफ मून जैसा, और यहाँ पर ओपियम और हीरोइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये ड्रग के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया, और इंडिया की क्या है, प्रॉक्सिमिटी है इसके साथ। तो पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वो ड्रग ट्रेडिंग इस रीजन की वजह से होती है, स्मगलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। और टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, अगर हम 26/11 का भी एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये बताया है कि इन जो टेररिस्ट ग्रुप्स ने इस सर क्रीक लाइन का, वहाँ पर वेसल को, कोई एक वेसल थी उसको अबडक्ट किया, और उस वेसल से वो क्या करा, उन्होंने मूव किया, और इस सर क्रीक लाइन से पास करते करते वो वाटर बॉडी के थ्रू मुंबई तक आ गए और टेरर अटैक भी अपना अंजाम वहाँ पर दे दिया।
कल इंडिया ने इस रीजन को छोड़ दिया तो एक तो ड्रग्स का प्रॉब्लम, स्मगलिंग का प्रॉब्लम और टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया इस सर क्रीक लाइन को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को दे दे। आई होप ये सर क्रीक लाइन आपको अब समझ में आ गई है, ये डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया है। इंडिया बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर कोई डिस्प्यूट का इशू आए तो लाइंस आपकी जो बेसिक 3 लाइनें हैं जो पीछे आपको बताई वो तो आपको पता ही है ये 3 लाइनें, लेकिन इसके अलावा सर क्रीक का डिस्प्यूट ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। अब आ जाते हैं सियाचिन डिस्प्यूट। सियाचिन देखो ये ब्लू कलर का एरिया है, ट्राइंगुलर एरिया। इसके इधर क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उधर की तरफ क्या है, अक्साई चीन है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी चाइना के साथ जो भी यहाँ पर हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। ये एक काराकोरम पास है जो आपको पता होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर में। और इधर क्या है कि ये ऊपर का जो एरिया है सक्शम वैली वाला एरिया, ये वाला एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में। यही आप संभालो, आपकी टेंशन आप देखो, ठीक है। अब सियाचिन जो है एक ट्रायंगुलर बिट बता दिया मैंने आपको, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के बीच का रीजन है। सबसे बड़ी बात यही है कि इधर है पाकिस्तान, इधर है चाइना, और बीच में आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर। अगर इंडिया इस सियाचिन ग्लेशियर को छोड़ दे तो ये इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना दोनों की एक्टिविटीज़ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रख पाता है। अगर ये पोजीशन छोड़ दे तो पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली क्या होंगे, बॉर्डर यहाँ पर टच करेंगे और इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर। ये किस जगह का पार्ट है ये देख लो, इसकी बेसिक टेरिटरी। तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आ गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर, और ये लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। तो काराकोरम रेंज आपको पता है, ये रेंजेस आपकी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाई जाती हैं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ये सब रेंजेस को क्या किया जाता है, अरेंज करने के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पामिर नॉट, हिंदू कुश, कुलन माउंटेन्स, इधर आप देखो तो पीर पंजल वैली, यहाँ पर आपका जो है लद्दाख हो गया, नंगा पर्वत जो इधर की तरफ जो एक पीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये मैप मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, बट ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में भी ये कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि ये डिस्प्यूट का कारण क्या है। डिस्प्यूट में देखो ये है आपका ट्राइंगल, ठीक है, ये आपकी ग्रीन कलर की लाइन है, और फिर ये इधर ये रेड कलर की लाइन है, और ये बनता है ट्राइंगल। इधर हो गया काराकोरम पास। अब डिस्प्यूट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि NJ984 ये ऐसा पॉइंट है जिसके इधर कौन सी है, LOC लाइन है, चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसके इस तरफ ईस्टर्न साइड में काराकोरम पास तक जो लाइन जा रही है वो पाकिस्तान का एरिया है। ये पाकिस्तान का इशू है कि भाई काराकोरम पास तक जो ये NJ984 से स्ट्रेट लाइन जा रही है वो आपका रीजन किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया। अब जब कराची सीजफायर एग्रीमेंट हुआ 1949 में, और उसके बाद भी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें ना वर्डिंग थोड़ी सी जो है ऐसी थी कि ये क्लैरिटी नहीं आ पाई कि ये रीजन किसके पास जाएगा। तो दोनों की अपनी डेफिनेशन है। इंडिया की पोजीशन क्या कहती है, इंडिया कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया कहता है ये NJ984 से लेकर के साल्टोरा रेंज, इससे जो लाइन जा रही है इस तरीके से और बॉर्डर कर रही है वो चाइना तक, मतलब चाइना के रीजन तक जो कि एसीड कर दिया है पाकिस्तान ने, इंदिरा कोल तक जो हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया के लिए, वहां तक जो लाइन है वो इंडिया तक का रीजन रहेगा। तो सियाचिन पूरा इंडिया का रीजन रहेगा, और इसके इधर होगा ये आपका साल्टोरा हो गया, तो इसके इधर क्या होगा, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वैसे तो POK भी इंडिया का ही पार्ट है। अब देखो इंडिया के अंदर कंट्रोल में यहाँ पर कौन कौन से पासेज आते हैं, तो सियाला, बिलोफोन, ठीक है, और एक आपका तीसरा एक पास आता है जिसका नाम है ग्योनला। तो ये नाम कभी आ जाए कभी नहीं आए, मतलब वी कैन नॉट से, तो बस पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर का जो इशू है ये एक ऐसा इशू है जिस पे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो एट द एंड क्या है कि ये जो लाइन खींची है यहाँ पर, इस लाइन को हमने क्या बोला है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, AGPL, और ये साल्टोरा रिज है, ये रिज के अराउंड ये लाइन खींची है। अब आपको समझ में आ गया एग्जैक्ट लोकेशन, बाउंड्री जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नीचे अगर आप देखो तो ये श्लोक रिवर है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और बाकी आपका जो रीजन है ये POK वाला है, और इधर वाला जो रीजन है ये चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बीच में आपका लेह लद्दाख वाला रीजन है। इस पोले पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने अभी बताया कि भाई पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ जाएगा चाइना के साथ, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है क्योंकि पाकिस्तान लेफ्ट में है और चाइना है राइट में। अगर हमें कंट्रोल रखना है इन दोनों कंट्रीज़ पर तो इस रीजन को हम छोड़ नहीं सकते। बट स्टिल इसके इधर क्या है, पाकिस्तान आर्मी होगी, इंडिया यहाँ पर सियाचिन एरिया में है। सो यहाँ पर होता क्या है कि विंटर्स में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि थोड़ा सा एक म्यूचुअल
हमारा क्या रहता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ही आर्मीज़ क्या होती हैं, वो नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। समर्स में ही इतना टेम्परेचर इसका माइनस में -40 -50 तक चला जाता है कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव देयर। क्लियर। देन क्या है कि अगर हम इस पोजीशन को छोड़ दें तो कोई भी जो फॉरेन हमारी जो नेबर कंट्री है, अगर वो, पहली बात तो वो इतने अच्छे हैं नहीं, इतने शरीफ नहीं है, तो हमारा जो लेह श्रीनगर वाला हाईवे है, जो हमारा कनेक्टिविटी रूट्स हैं, ये बिल्कुल टारगेट में आ जाते हैं। मतलब कल अगर हमने ये एरिया छोड़ दिया तो हो सकता है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो लेह लद्दाख पर क्या करें, अपना हक जताना शुरू करें और धीरे धीरे वो ट्रेसपास करते चले जाएं। वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि लद्दाख रीजन को हम अपने हाथ से जाने दें या हम अपनी कंट्री को इतना वल्नरेबल बना दें। तो आप देखो, यहाँ श्रीनगर है, ये कारगिल है, ये इधर का डिस्प्यूटेड एरिया चाइना का अक्साई चीन का है, और ये इधर पीओके है। ग्रीन वाली लाइन आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल की है। क्लियर, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिवर डिस्प्यूट। अब पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर के ये इश्यूज़ के साथ साथ अब पानी का भी इशू है। पानी में क्या है, ये 5 जो रिवर्स हैं आपको पता होंगे, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये जो आपकी 6 रिवर्स हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और इन रिवर्स की लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ क्या है, रिवर डिस्प्यूट जो एक वाटर ट्रीटी है हमारी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इंडस वाटर ट्रीटी में ये बताया गया कि इन नदियों को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहली होनी चाहिए वेस्टर्न रिवर्स, दूसरी होनी चाहिए ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स में चेनाब, झेलम और इंडस, तो ये इंडस, झेलम और चेनाब, इन रिवर्स का जो राइट है, ठीक है, इनका राइट पाकिस्तान को दिया गया। क्लियर, इसका पानी यूज़ करने का जो राइट है वो पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन जो सतलज, ब्यास एंड रावी है उसका ऑल एक्सक्लूसिव राइट इंडिया के पास है। ये आपका हुआ इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक सक्सेसफुल ट्रीटी है। इसमें क्या है कि कमीशन आते हैं और बहुत से कमीशंस बैठ चुके हैं, वो बैठते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं वो सॉल्व करे जाते हैं। अपने आप में देखा जाए ओवरऑल तो ये एक सक्सेसफुल ट्रीटी अब तक की रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, लेकिन पानी के इश्यूज़ को, इसको हमने कोशिश करी है अपने लेवल पर बहुत अच्छे से सॉल्व करने की, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, थोड़ा थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बोले तो ये सक्सेसफुल ट्रीटी अब तक की रही है। लेकिन अब डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। क्या डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं कि पाकिस्तान में ना वाटर स्कैरसिटी का इशू आ रहा है। जो ये रिवर्स हैं ये कुछ अपना कोर्स भी चेंज कर रही हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके अंदर जो पानी जो बहा करता था उसका भी क्या हो रहा है, अमाउंट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अब स्कैरसिटी हो रही है पानी की और ड्रॉट कंडीशंस डेवलप कर रही हैं, पहला पॉइंट। और ये बहुत सी रिवर्स ऐसी हैं जो ऑब्वियसली इंडिया से पहले पास करती हैं और फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो इंडिया भी क्या है कि कभी कभी ऐसे एलिगेशंस भी लगते हैं इंडिया पर कि इंडिया क्या कर रहा है, डैम बना रहा है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है उसके ऊपर, रिवर के ऊपर। और जब इस तरीके से डैम बना रहा है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है इंडिया, तो इंडिया उस पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोई लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पानी यूज़ हो गया, पानी से बिजली बनाई जा रही है, लेकिन उसको जब स्टोर करने जाते हैं हाइट पर, जब उसको जो है वाटर को रिजर्वोयर में पानी को रखते हैं, तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट तो आता है कहीं ना कहीं माइंड में कि भाई पानी को रोका जा रहा है। लेकिन एक तरीका भी है ये कि कल लड़ाई हो जाए तो पानी बिल्कुल कट किया जा सकता है। बट ऐसा इंडिया ने अपनी तरफ से नहीं किया है कि ऐसा इशू कभी आए कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अपने एंड पर क्या करें, ब्रीच करें या उसको फॉलो नहीं करें। बट इशू है, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, कभी भी ये चीज़ें न्यूज़ में आ सकती हैं। प्लीज़ यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू जो है इंडिया पाकिस्तान का वो है गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू। अब गिलगिट एरिया कौन सा है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। क्लियर, ये आपका पीओके हो गया। ओके, अब एक होता है आपका आज़ाद कश्मीर, तो ये पीओके वाला एरिया अपना आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है, और ऊपर का जो एरिया है वो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया, 2020 में अपना एक रिजोल्यूशन निकाला, या इनफैक्ट इस तरीके की रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है उसको एक प्रोविंस का स्टेटस दे देगा। पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंस हैं, वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा पाकिस्तान का तो एग्जाम है नहीं, इंडिया का है, ऑब्वियसली बात है। वी नीड नॉट टू लर्न ऑल दोज प्रोविंसेस। बट गिलगिट बाल्टिस्तान अपने आप में एक ऐसा एरिया है जो अभी फुल स्टेटस उसका प्रोविंस का नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश करी कि भाई इसको फुल स्टेटस दे देते हैं। इंडिया ने इसका अपोज करना शुरू किया। इंडिया ने कहा इस तरीके से तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को अपनी कंट्री के अंदर तो टोटली इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जबकि ये तो एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है, ये तो एरिया इंडिया क्लेम करता है। अगर ये कन्फ्लिक्टेड एरिया है तो पाकिस्तान अपने अंदर में इसको फुल फ्लैश प्रोविंस कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता। तो यही चीज़ पाकिस्तान ने भी बोली थी
इसी तरीके की बातें कि भाई इंडिया ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिया, या उसकी स्टेट थी तो इसको तोड़ कैसे दिया, ये तो कन्फ्लिक्टेड एरिया है। एनीवेज हमारा तो पहले भी स्टेट था ये, तो हमने इसको जो भी रेजोल्यूशन से किया वो हमारा मैटर है इंटरनल। बट गिलगिट बाल्टिस्तान अपने आप में क्या है, एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है जो इंडिया क्लेम करता है। अब जब ऐसा है तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है चाइना की प्रेजेंस। आपको अगर ये बात पता हो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है चाइना से। जो चाइना ने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पीओके रीजन में, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये रीजन हमारे हाथ से चला जाता है तो पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ जाएगा अरेबियन सी के, विच इज़ नॉट राइट। क्लियर। इसके अलावा क्या है कि जब भी जैसे ये ऑर्डर आता है कि भाई गिलगिट पाकिस्तान वाला अपना जो है ये क्या रहेगा, इंडिया ने अपोज करना शुरू किया, तो चाइना जो है थोड़ा कंसर्न में आ गया, एलिवेट कर गया अपने उसकी कंसर्न, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत पैसा सी पैक में लगा दिया है। वहाँ के क्या थे, गिलगिट पाकिस्तान में कुछ इंडियन प्रो पीपल भी हैं जो हमेशा एक इस तरीके के एजिटेशन में रहते हैं कि भाई बहुत ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा उनके साथ जाती कर रही है, हमें इंडिया में रहना है। ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट आता है भाई ह्यूमन राइट वॉयलेशन का, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये सिचुएशन एक्चुअली में बहुत ग्रेव है, इन चीज़ों को छुपाया भी जाता है ना, इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये चीज़ें आती भी नहीं हैं। तो ये सारे टोटल रीजन थे कि जब ये ऑर्डर आया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल मच गई एरिया में। अब इन बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं कन्फ्लिक्ट के इंडिया पाकिस्तान के, इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला जॉब नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरीके की हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। भाई जब कोई एरिया इतना कन्फ्लिक्ट में होगा तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगेगी? नहीं लगेगी। वहाँ पे कोई कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी? नहीं आएगी। अब जोन भी ऐसा है जम्मू कश्मीर का जहाँ विंटर्स इतनी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्लांटेशन या एग्रीकल्चर भी क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो भी हो रही हैं, जो करी जा सकती हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के फिर ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज़ आएंगे। जब ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा तो अल्टीमेटली ओवरऑल क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जब वो नहीं होती, आर्मी की इतनी प्रेजेंस होती है, तो जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही और यूथ वहाँ का जो है एजिटेटेड है इस बात को लेकर के। प्लस इतना टेरेन उल्टा सीधा है कि टोपोग्राफी इतनी ज़्यादा इसकी डिफ़िकल्ट है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में इतने कन्फ्लिक्ट हैं कि लोगों तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही हैं। लीगल एंड लिटिगेशन इश्यूज़, लैंड को लेकर के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। लोगों का परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, उन लोगों की शिफ्टिंग होती रहती है, कभी इधर तो कभी इधर। इस एरिया में लड़ाई हो गई तो इनको शिफ्ट करके उधर कर दिया गया, वहाँ लड़ाई हुई तो वहाँ से वो इधर चले गए। जब उनकी परमानेंट लोकेशन ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या है, लीगल इश्यूज़ हो जाते हैं, लिटिगेशंस में पड़े रहते हैं लोग, और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। डैमेज टू क्रॉप्स, अब वाटर लॉगिंग का इशू हो जाता है कभी कभी। वाटर लॉगिंग का इशू इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो एडवांस प्रैक्टिसेस नहीं है एग्रीकल्चर की, और जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर नुकसान होता है। प्लस क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस तरीके से अनसीजनल रेन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी इश्यूज़ हैं। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉयलेट्स द प्राइवेसी और हैम्पर्स देयर लाइफ। अब इतने क्या है कि जब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आप इतना अपना करोगे तो लोगों की जो प्राइवेसी है वो तो हैम्पर होनी ही होनी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बात बोल चुका है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द पार्ट 3। बट स्टिल देयर आर इश्यूज़, क्योंकि लोगों की जो प्राइवेसी है वो इस तरह से ब्रीच होती है कि कभी भी चेकिंग हो जाती है। उनके घर में हमेशा एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लगता है कि उन्होंने कहीं टेररिस्ट को छुपा तो नहीं रखा, कहीं वो इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प तो नहीं कर रहे। उनके घर में कभी भी चेकिंग होना, उनके घर में कभी भी फोर्सेस का घुस जाना, ये सारे इश्यूज़ हैं। अब ऐसा करना भी ज़रूरी है क्योंकि देर इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन द पीपल ऑफ दोज हु आर स्टेइंग एट द बॉर्डर। समटाइम्स कुछ पैसे के लिए, समटाइम्स रिलेटिव्स की वजह से, समटाइम्स उनके खुद के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है कि वो उससे रिवेंज लेना चाहते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हैं और ये इशू अपने आप में बना हुआ है। अब और भी ज़्यादा इश्यूज अगर हम देखें, एक एक लाइन में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इंडिया पाकिस्तान का, तो आप बोलेंगे बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, बॉर्डर पर हमेशा एक लड़ाई रहती है, एक कांस्टेंट टेंशन का माहौल रहता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा उस रीजन में। पाकिस्तान अपनी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। ये टेररिस्ट अटैक्स हम टेररिज्म टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। आप उरी का अटैक हो, पठानकोट का अटैक हो, इन सब अटैक्स को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ में स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग ड्रग्स की हो सकती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो सकती है, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी
हो सकती है। अल्टीमेटली देखें तो इंडिया गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आता है, जिसकी वजह से ये ड्रग ट्रैफिकिंग होने के रीजंस भी बढ़ जाते हैं। बट आप गोल्डन क्रिसेंट का एग्जांपल देंगे जब आप पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आंसर में कोट करना चाहेंगे तो। क्लियर। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं? गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ये लिए कि फेंसिंग और टेक्नोलॉजी को अपना बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा मधुकर गुप्ता कमेटी के बारे में, इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में। इनकी रिकमेंडेशन थी मधुकर, ये के है मधुकर गुप्ता कमेटी। इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी बॉर्डर की प्रोटेक्शन को लेकर के। यहाँ पर इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि हमें बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ानी चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ, CIBMS 2015 में ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, प्लीज़ इसका ध्यान रखें, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाता है जो कैपेबल होता है कि जो भी गैप्स बीच बीच में हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उसको फिल किया जाए। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, वेपन्स को इंक्रीज करा जाए, वहाँ पर हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाए। और ये सब करने के लिए हम इस तरीके की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जैसे कि लेज़र फेंसिंग, अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देना हो, लेज़र फेंसिंग, यहाँ पर आप थर्मल इमेजिंग देख रहे हो, थर्मल इमेजिंग, कैमराज जो भी सर्किट कैमराज हैं उनका यूज़ करना, सेंसर्स का यूज़ करना, या बॉर्डर फोर्सेस पर पर्सनल जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज करना, फेंसिंग यहाँ पर वायरिंग करना, ये सब चीज़ें करी गई हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। अब रिसेंट लास्ट 3-4 ईयर्स में तो गवर्नमेंट ने बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट भी करी है, बजट में भी इसका एलोकेशन बढ़ाया गया है। बॉर्डर को इलेक्ट्रीफाइड करने की भी कोशिश करी गई है, यहाँ सेंसर्स और लैंड माइंस भी बिछाए गए हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग फ्लड लाइट्स को भी इंस्टॉल करने की कोशिश हो रही है थ्रू आउट दी बॉर्डर। मुश्किल है, ये काम आसान नहीं है, पैसा भी इसमें बहुत खर्चा होगा, लेकिन इंडिया अब धीरे धीरे इन चीज़ों को कर रहा है क्योंकि इंडिया इस चीज़ को समझ चुका है कि अगर इंडिया इन चीज़ों को हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेगा तो आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ हैं ये बढ़ती ही चली जाएंगी। इंडिया को अपने रीजन को पहले प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्लियर स्टूडेंट्स। आउटपोस्ट की बात करें तो आउटपोस्ट के नंबर भी बढ़ाए गए हैं। ये अटारी आउटपोस्ट की बात है, ये 700 बॉर्डर आउटपोस्ट है और 1 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो अटारी अमृतसर पर है। अगर आप में से कोई गया हो तो आपको पता होगा यहाँ पर परेड वगैरह भी होती है अमृतसर की, और यहाँ पर इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के जो आर्मी पीपल हैं वो अपना जो है प्रदर्शन भी करते हैं किस तरीके से अपनी ताकत का, तो वो अलग इवेंट है, वो अलग बातें हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट आता है अब लास्ट में कि जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है वाटर का ईस्टर्न रिवर्स का इंडस रिवर सिस्टम में, उस पर भी प्रोग्राम का इनिशिएशन इंडिया की तरफ से लिया गया है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगने हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये भी सब चीज़ें कर रही है इंडिया। डिटेल में इन टॉपिक्स के नहीं जाना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट कोई अगर करंट अफेयर में टॉपिक आता है किसी पर्टिकुलर रिवर से रिलेटेड, डिस्प्यूट के किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड, तो आपका काम बनता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करें, उस रिवर डिस्प्यूट की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझें, ठीक है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रीजनिंग में जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। ये आपको सब कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पार्ट करंट में अगर आया है तो देन फोकस थोड़ा सा बढ़ा देना है, बाकी जनरल पॉइंट रहेगा, मेंस के आंसर में 1 पॉइंट बनता है ये। तो यहाँ पर वीडियो लाइन थोड़ी सी बढ़ गई है। चाइना का जो इशू है, चाइना बॉर्डर का इशू, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्कस। यहाँ पर एंड होता है पार्ट 1 का। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अब हम पार्ट 2 सून डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।